यहाँ पे प्रोटीन है जो कि प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, तो वो आपका है केसीन, एल्बुमिन, शुगर्स होती है, इनका फॉर्मूला ये होता है। बाकी आपको बहुत अच्छे से पता है C6H12O6 हम बचपन से पढ़ते आए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फर्स्ट या भैंस से ब्याने के कितने सप्ताह के बाद उच्चतम दूध उत्पादन को ध्यान रखना है जब, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है। आप देखोगे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो एक मेरी छोटी सी यहाँ पे कोशिश है, आपका जो एग्जाम है MPFS आपको बहुत अच्छे से पता है, मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर में, और आपके सिलेबस में मेंशन है एनिमल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसिंग, देन आपका मेंशन है यहाँ पे लाइव स्टॉक डेयरी। तो इससे जो डेयरी के आपके एमसीक्यूज हैं हम उनको सॉल्व करने वाले, टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हैं, डिटेल में हम उनको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, एक बार जरूर क्वेश्चंस को देखिएगा, और अगर आपको लेवल्स अच्छा लगता है तो मुझे जरूर बताना, मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। अगर कोई एक स्टूडेंट भी कमेंट कर देना भैया ये सीरीज बहुत अच्छी लगी है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम बहुत सारे एमसीक्यूज लाएंगे आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है डेयरी से, और हम थ्योरी को भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। MPFS बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, न्यू डाटा के अकॉर्डिंग है। बाकी चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आस्क कर सकते हो। अच्छा, ऐसा मत समझना, आपको जो भी डाउट्स हो बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और मैं ऑलरेडी डेयरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, डेयरी हो गया, देन आपका मतलब टोटली एनिमल हस्बेंड्री जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, तो बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर और एनिमल बहुत अच्छे से आता है मुझे। तो जो भी डाउट्स हो आप आस्क कर लेना मेरे से। चलो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे फर्दर जो भी अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। बाकी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, मुझे रिव्यू जरूर देना, रिक्वेस्ट है मेरा आप सभी से, रिव्यू आप एक बार बताना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि नहीं मेरी मेहनत सफल हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ना, तो इसको आप कवर करते हैं। बाकी देखो आपको बता दूं सिंपल सा, ये यहाँ पे मेंशन है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है आपके, जो कि आप देखोगे आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। अच्छा, इन दो क्वेश्चंस का जवाब आपको खुद देना है। कौन कौन से क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स ओपन है, बाकी मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूंगा टेलीग्राम पर। सबसे पहले आपको बताना है, न्यू डाटा बेस्ड है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, देश के कुल दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान, मतलब आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप कितने अपडेट हो। मध्य प्रदेश में कुल दुग्ध उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान है, क्योंकि एमपीपीएससी का एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क इन टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन कंट्री। ठीक है, तो क्या होगा, 8 से 9% का योगदान है, 10 से 12% का योगदान, या 15 से 18, देन या 18 से 22% का योगदान। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। देन MPFS के लिए एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नए डाटा के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी है। व्हाट इज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पर पर्सन, मध्य प्रदेश में कितनी है अपने को बतानी है। 394 ग्राम, 311 यानी 411 ग्राम पर डे, देन 450 ग्राम पर डे, ठीक है। देन आप देखोगे 591 ग्राम जीरो पर डे, यानी 591 ग्राम पर डे। तो कितने यहाँ पे मिल्क की उपलब्धता है, ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना एक बार, ठीक है। चलो, बाकी अब मैं आपको सही आंसर इसके बता दूंगा डेफिनेटली। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई साहब हमारे देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब से हुई। सबसे इजी से और सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन तक हम चलेंगे। देखो सबसे इजी क्वेश्चन आप देख सकते हो, इन विच ईयर डिड वी व्हाइट रेवोल्यूशन बिगिन इन योर कंट्री। तो भाई कब स्टार्ट हुआ व्हाइट रेवोल्यूशन अपने देश में, तो आपको बहुत अच्छे से पता है 1970 से 71 के बीच में आपका व्हाइट रेवोल्यूशन देश में स्टार्ट हुआ था। और व्हाइट रेवोल्यूशन के पिता कौन कहलाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। याद रखना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्या बोलते हैं हम, व्हाइट रेवोल्यूशन का पिता कहते हैं, इनको फादर कहते हैं। और इनको ध्यान रखना, आपने प्राइज का नाम सुना होगा WFP, यानी वर्ल्ड फूड प्राइज। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपके MPPSC के लिए। वर्ल्ड फूड प्राइज जो आपका पुरस्कार होता है, ये वर्गीस कुरियन को, ध्यान रखना आपको कब मिला था इनको 1989 में दुग्ध के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्राइज इनको मिला था। और अभी रिसेंटली 2024 में जो वर्ल्ड फूड प्राइज आपका मिला हुआ है, यहाँ पे 2 साइंटिस्ट हैं जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज प्रोग्राम जो है इनको एक पुरस्कार होता है वो मिला हुआ है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो ध्यान रखना ये नॉर्मन बोरलॉग आपके जो होते हैं ना, हरित फादर ऑफ आपके ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, श्वेत क्रांति के फादर, उनके लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया था मेनली। तो उनको सबसे पहले दिया गया था 1986 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। कब, 1986, ध्यान रखना 1986 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है। और दिया किस किस को गया, तो अब बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट जिनको दिया गया। बाकी अभी वर्गीस कुरियन आपको याद रखना 1989, और यहाँ पे 2024 में 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है जेफरी, ठीक है, जेफरी को मिला है। देन एक और यहाँ पे साइंटिस्ट है कैंडी, जिसको बोलते हैं कैडी, लिख लेना, कैंडी नहीं है, ठीक है, कैडी। इन 2 साइंटिस्ट को आपका क्या मिला हुआ है समझना, मैं जो शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप साइड में लिख लेना। जेफरी और कैडी को ये अभी फिलहाल में मिला हुआ है बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में, ठीक है।
बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में इनको अभी रिसेंटली जो है ये अवार्ड मिला है। तो आपको ध्यान रखना, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वर्गीस कुरियन साहब, बहुत अच्छे से आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता, एक व्यक्ति को हमारे देश में अगर पर डे दूध दिया जाए तो कितनी दूध की उपलब्धता है हमारे देश में? व्हाट इज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पर डे इन अवर कंट्री? तो कितनी है भाई साहब? ऑप्शंस आपके सामने है, 406 ग्राम, 444 ग्राम, 400, आप देख ही सकते हो 394 ग्राम। तो कितने ग्राम दूध की उपलब्धता है? तो आंसर है 400। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है ना, लगभग 460 ग्राम के आसपास अपना एवरेज पहुंच जाता है। तो सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आने के मोर चांसेस होते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आप सोचो कि कोई एनिमल में कोई अलग से क्वेश्चंस बनते हैं तो नहीं बनते, यही क्वेश्चंस आते हैं 400 के आसपास। बाकी आपसे पूछ ले कभी कोई भाई साहब कि 2021-22 में कितना रहा है, पिछला डाटा लिख दे, एमपीपीएससी है। तो 21-22 में आपसे कोई पूछ ले तो लगभग लगभग आपको चला जाना है 444 ग्राम के आसपास। अभी रिसेंटली 2024 में बढ़ गई है, लगभग 494 ग्राम के आसपास, 92-94 ग्राम के आसपास पहुंच गई है रिसेंटली। तो ये आपको याद रखना, कितनी? 492-94 ग्राम के आसपास। ये आपकी 23 के आसपास की है। ठीक है, 22-23 का डाटा ये। चलो नेक्स्ट, अब अभी लेटेस्ट 2024 का ये है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे देश में अनुसंधानों के अनुसार, जो हमारे देश में अनुसंधान है उनके अनुसार, नए अनुसंधान के अनुसार, एक डेयरी फार्म पर दुधारू पशुओं में गाय और भैंसों की अनुपात, उचित अनुपात क्या रखा जाता है? बताओ। गाय, एक डेयरी फार्म है, मैंने ये डेयरी फार्म खोला हुआ है, इसमें गाय और भैंस का उचित अनुपात क्या रखेंगे एक अनुसंधान के अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च इन अवर कंट्री इन रेशियो नंबर ऑफ काउस एंड बफेलोज, यानी आपको काउ का वैज्ञानिक नाम बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, बोबेल, भैंस का आपका बोबेलस बोबेलस होता है, और गाय का क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, बॉस इंडिकस और बॉस टारस, ये और बॉस ग्यालस, ये यूरोपियन होती है, बहुत सारी गाय होती है अलग अलग टाइप में। तो इनका जो रेशो रखते हैं हम वो 3.2 के आसपास रखते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी आप देखोगे 50 जो अगर पशु रखते हैं हम डेयरी फार्म में, नॉर्मल 50 रखते हैं, ये डाटा है, नॉर्मल हम एक डेयरी फार्म में 50 पशु रखते हैं, जिनमें आप देखोगे लगभग 30 के आसपास हम गाय रखेंगे और 20 के आसपास आपकी भैंसे रखेंगे। तो ये डाटा आपको याद रखना, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं भाई। श्वेत क्रांति के चरण हुए थे भाई, आप देखोगे दूध जो रेवोल्यूशन हुआ है, फादर और वर्गीस कुरियन को जो है व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर यूं ही नहीं कहा है। आपका जो है एकदम से दूध की उपलब्धता नहीं बढ़ गई कि भाई 493 ग्राम आज पहुंच गया 2024 में तो एकदम से बढ़ी है। इसके पीछे कोई ना कोई चरण रहे हैं, स्टेप्स रहे हैं। हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट फेज ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन का सबसे पहला फेज कौन सा था वो ध्यान रखना है, प्रथम चरण। तो वो कब स्टार्ट हुआ? तो ऑप्शंस आप देख सकते हो, 1970 से 75, 1970 से 78, 1978 से 85, 1985 93। तो कब स्टार्ट हुआ था? तो ध्यान रखना, ये जो आपका चरण स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 में, लगभग लगभग 1970 से 78 तक ये चरण चला था। आपसे पूछ सकते हैं 1970 में शुरुआत हुआ था ये चरण, और ये चरण 78, ठीक है, 78 तक चला था, सन 1978 तक चला था। और इसमें टोटल राशि जो है 116 करोड़ खर्च हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना, लगभग लगभग 116 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, और इस जब ये स्टार्ट हुई थी लगभग लगभग 1970 के आसपास जब ये स्टार्ट हुई, तो इस समय जो दूध की उपलब्धता है वो भी आपको ध्यान रखनी है, 116 ग्राम के आसपास थी। आपसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है वो, 116 ग्राम। फिर जब ये 1978 इसका लास्ट आया तब बढ़ के ये 123 ग्राम हो गई, तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था, बट हाँ जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो ये जो है आपको मेनली याद रखना, व्हाइट रेवोल्यूशन में प्रथम चरण चला था। अब आपसे बात पूछे भाई दूसरा और तीसरा चरण कब चला था? तो 1978 आपको ध्यान रखना, सेकंड चरण स्टार्ट हुआ था 1978 से 85, और 85 से 93 आपका थर्ड चरण स्टार्ट हुआ था, यानी थर्ड फेज स्टार्ट हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से दूध में उपस्थित होते हैं, तो दूध में क्या क्या उपस्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या? डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती है, या ईस्ट यानी कवक प्रेजेंट होते हैं, या उपरोक्त में से सभी? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी सब कुछ मिल्क में प्रेजेंट होता है। आपको बहुत अच्छी डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट होती है, अब ये मत बोल देना कि आरबीसी भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये तो सरासर नाइंसाफी हो जाएगी। राइट आंसर डी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं। एपिथेलियम सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ, भेड़ के दूध को कुल ठोस प्रतिशत होता है। भाई भेड़ का जो आपका, भेड़ का इनके वैज्ञानिक नाम होता है कैप्रा हिरकस, बकरी का ओबिस एरिज आपकी बकरी का, और कैप्रा हिरकस आपका भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है। सॉरी, कैप्रा हिरकस आपका, कैप्रा हिरकस जो होता है वो बकरी का होता है, और ओबी सीरीज जो होता है वो भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल, जिसको हम बोलते हैं SNF, तो भाई साहब जो है टोटल सॉलिड कितना होता है भेड़ के दूध में? टोटल
ठोस कितना होता है, तो बताओ फटाफट सॉलिड परसेंटेज। तो ये जो टोटल सॉलिड परसेंटेज होता है लगभग लगभग 19 से 20% के आसपास आपका टोटल सॉलिड परसेंटेज होता है भेड़ के दूध में। ध्यान रखना है 19 से 20, जो कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और लगभग लगभग आप देखोगे कि इनके भेड़ के दूध में आप जब डाटा एक्यूरेट छानने जाओगे तो लगभग लगभग आपके पास एसएनएफ इतने के आसपास इसमें एसएनएफ होता है, लगभग 11% के आसपास आप देखोगे तो एसएनएफ परसेंटेज आपने को देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो आपको ध्यान रखना है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल आने के चांसेस रहते हैं। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, दुग्ध में पाई जाने वाली वसा। व्हाट इज द फैट फाउंड इन मिल्क, यानी जो दूध होता है दूध में कौन किस टाइप की वसा देखने को मिलती है, ये अपने कहने का मतलब बताओ। दूध में किस प्रकार की वसा देखने को मिलती है, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोजन, देन आपका ऑल ऑफ दीज। तो मेनली जो वसा देखने को मिलती है वो मिलती है ट्राइग्लिसराइड के रूप में, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में। ऑप्शन नंबर 7 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके रूप में अपने को देखने को मिलती है। देन क्वेश्चन नंबर 8, इसका साबुनीकरण मान। बिल्कुल ये क्वेश्चन आते हैं भाई, सब आपसे पूछ लेगा इसका साबुनीकरण मान क्या होता है, अपेक्षित घनत्व क्या होता है, तो ये से क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे भी आपको मेनली फोकस करना है। दूध में बसा का साबुनीकरण मान। व्हाट इज द सोपिंग वैल्यू ऑफ मिल्क फैट, दूध का पूछा हो मिल्क फैट का। 210 से 235, 208 से 219, 250 से 270 या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया हुआ 8, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो 8 का जो राइट आंसर होगा 210 से 235 जो है इसका मेनली क्या होता है, साबुनीकरण मान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना है इसको। तो ये याद करने वाले क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे इन जनरल, अगर पढ़ा होगा, ठीक है। इनको थोड़ी याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा हुआ दूध में निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। हाउ मेनी टू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर फाउंड इन मिल्क, दूध में किस प्रकार की प्रोटीन देखने को मिलती है, केसीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या ऑल ऑफ दीज। तो मिल्क में आपकी तीनों चारों प्रकार की प्रोटीन देखने को मिलती है। केसीन लगभग आप देखने जाओगे मिल्क में 2.75% के आसपास होती है। एल्बुमिन आप देखने जाओगे जो कि लगभग लगभग 0 पॉइंट आप चाहोगे तो 0 पॉइंट आपका जो है 0.05, ठीक है, से लगभग आप देखने जाओगे तो 0.0 आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आसपास आपकी जो है मेनली एल्बुमिन देखने को मिलता है लगभग, और आप 0.4 से 0.5 के आसपास, 0.4 से और 0.5 के आसपास आपका क्या देखने को मिलता है, ये मेनली ग्लोबुलिन देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और ये जो है मेनली किस में देखने को मिलती है, आप देखोगे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। आप जब खीस देखते हो ना, गाय भैंस की खीस, खीस क्या होता है, खीस वो होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो वो होता है खीस, जो कि फर्स्ट मिल्क होता है। जब गाय ब्याती है तो उसमें जो फर्स्ट मिल्क उसका प्राप्त होता है, प्रथम दूध, बहुत ही पोषक तत्व होते हैं भाई, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, और बछड़े के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा उसकी इंक्रीज करता है, अपने लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। न्यूट्रिशन मतलब हाईली होते हैं न्यूट्रिशन। तो खीस को हम बोलते हैं मेनली जो है खीस को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और ये जो है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है खीस में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा हुआ है आपका, निम्न में से किस प्रकार के प्रोटीन से शरीर में प्रतिरोध पैदा करता है। तो भाई सब देखो वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि कौन सा ऐसा जो है यहाँ पे प्रोटीन है जो कि प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। तो वो आपका है केसीन, एल्बुलिन, ग्लोबुलिन। तो आपका केसीन मैंने आप जस्ट बात की थी, तो ये प्रकार का प्रोटीन देखने को मिलता है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये दोनों प्रोटीन देखने को मिलते हैं किसमें, खीस में, ठीक है, आप ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, निम्न में से दुग्धम का अनुसूत्र। Which of the following is a molecular formula of lactose? लैक्टोज आपको पता है, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं लैक्टोज को। तो लैक्टोज का जो फॉर्मूला है बेसिकली आपको पता होगा, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो तो पता ही होगा क्या होता है लैक्टोज का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखने आओगे क्वेश्चन नंबर 11 का C12H22O11, ये लैक्टोज का फॉर्मूला होता है। देन यही आपका सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, देन यही आपका माल्टोज का फॉर्मूला होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी लैक्टोज का फॉर्मूला C12H22O11, तो यही सुक्रोज का होता है जिसको हम मेनली गन्ने में पाई जाती है शुगर। देन आपकी माल्टोज जिसको हम अनाजों की शर्करा भी कहते हैं। तो ये जो तीनों शुगर्स होती है इनका फॉर्मूला ये होता है। बाकी आपको बहुत अच्छे से पता है C6H12O6 हम बचपन से पढ़ते आए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला यही होता है, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का मेनली आप देखने जाओगे तो यही फॉर्मूला देखने को मिलता है। और C18H32O16 ये जो फॉर्मूला होता है ये मेनली होता है रेफिनोज का, किसका, रेफिनोज। अगर कभी आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये रेफिनोज का होता है C18H32O11, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
और ये होता है सेल्यूलोज का C6H10O5। क्या होता है? ये होती है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जहां 6 स्टार्ट हो जाए वहां सेल्यूलोज होता है। C6 सेल्यूलोज, C6 सेल्यूलोज, H10 10 से आप याद रख सकते हो 10 सेल्यूलोज, 10 सेल्यूलोज है ना। तो ये चीजें आपको याद रखिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, दूध में पाए जाने वाले खनिज तत्वों की प्रवृत्ति होती है। भाई कैसी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टार लगा लो इस पर डबल। बताओ फटाफट। दूध में पाए जाने वाले खनिज होते हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से कौन कौन से खनिज देखने को मिलते हैं। तो कुछ किस प्रकार के जो है खनिज, उन खनिजों की प्रवृत्ति क्या होती है, नेचुरली कैसे होते हैं? तो एसिडिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना, क्षारीय होते हैं, ये एल्कलाइन होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कैल्शियम साइट्रेट का नाम, तो लिख लेना कैल्शियम साइट्रेट, पोटेशियम साइट्रेट, ये मुख्य रूप से दूध में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा, है ना। इस प्रकार के खनिज आपके देखने को मिलते हैं क्षारीय प्रवृत्ति के। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोला हुआ है? गाय या भैंस से ब्याने के कितने सप्ताह के बाद उच्चतम दूध उत्पादन होता है? मतलब यह है कि पशु की ऐसी कौन सी एज होती है, सप्ताह, जिसमें वो, आप देखोगे, आप गाय जब भैंस ब्याती है तो वो कौन सा ऐसा वीक होता है जिसको वो हाईली मिल्क प्रोडक्शन करता है, कि ये उसका पीक टाइम है भाई, वो सबसे ज्यादा इस टाइम पे दूध प्रोडक्शन कर रहा है। बाकी आपको पता है दूध एकदम से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे करके बढ़ता है, फिर धीरे धीरे करके घटता है। आपको पता है एज भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है दूध के उत्पादन पर और आपके फैट पर, खास तौर से फैट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, एज वगैरह का, ठीक है, बहुत टेम्परेचर का, इनका बहुत ज्यादा फैक्टर पड़ता है। आपको ध्यान रखना है, जब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है, आप देखोगे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन आप देखोगे जब दूध का उत्पादन कम हो जाएगा तो क्या होगा, फैट परसेंटेज बढ़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या होगा, फैट परसेंटेज बढ़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछ लेगा कि टेम्परेचर कम होने पर फैट परसेंटेज पर क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा, घट, या आपका जो है बढ़ेगा, या कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, या उपरोक्त में से सभी। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ा, दूध उत्पादन कम हुआ और फैट परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना। राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 13 का 12 से 16 सप्ताह की उम्र में आप देखोगे वहां पे वो अपनी हाईली मिल्क प्रोडक्शन कर रहा होता है पशु की, भाई उसकी औकात क्या है कि उसकी दूध प्रोडक्शन की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दूध निकालने के लिए निम्नलिखित विधियों में से किसमें हाथ से दूध निकाला जाता है? हाथ से दूध दो देना सबकी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती हैं दूध निकालने की। आप देखो कुछ लोग क्या करते हैं, सिंपल ऐसे पकड़ के दूध निकालते हैं, कुछ ऐसे, मतलब बीच में क्या करते हैं, अंगूठा भी लगाते हैं, स्ट्रिप मेथड, नकलिंग मेथड्स आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट, कुछ चुटकी विधि से दूध को दोहते हैं। तो दूध दोहने के अलग अलग पैटर्न मेथड्स होती है। नकलिंग हो गया, देन आपकी स्ट्रिपिंग हो गया, फिस्टिंग हो गया। तो बिल्कुल हाथ से दूध दोहने की जो विधियां है सारी अपनी यही विधि है। आप देख लो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये सारी विधियां बहुत बेस्ट है। अंगूठा, जिसमें आप देखोगे अंगूठा विधि जो होती है ना, अंगूठा, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। अंगूठा विधि सबसे बेस्ट होती है, ध्यान रखना। आपसे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है, बेस्ट मेथड फॉर मिल्क आपको अगर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए होती है बेस्ट मेथड, कौन सी, अंगूठा विधि। चुटकी विधि क्या होती है? चुटकी विधि जब पशु का अंतिम दूध, लास्ट का दूध निकालना हो भैया, आप मतलब ऐसा है कि जब दूध मतलब कम रह जाए पशु के थनों में, तब अंतिम दूध की प्राप्ति के लिए हम कौन से विधि जो है विधि का इस्तेमाल करते हैं अंतिम दूध की प्राप्ति के लिए? तो हम करते हैं उसके लिए चुटकी विधि का। आप डेली पढ़ोगे, मेरी इच्छा तो बहुत सारे फैक्ट्स बताने की है, बट अब नहीं बता सकता, ठीक है क्योंकि टाइम का अभाव है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स को मेनली क्या होता है, रील स्क्रॉल करने में मजा आता है, बट वीडियोस बहुत लंबी नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा है, आप देखना चुटकी विधि अंतिम दूध प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोला हुआ है भाई, बहुत सारे ऐसा होता है गाय के दूध में भैंस का दूध मिला देते हैं, जैसे भैंस के दूध में गाय का दूध मिला देंगे। तो अगर ये मिलावट का पता करना है कि भाई सब अगर ये मिलावट कैसे जांचेंगे, तो उसके लिए कौन सी मेथड्स होती है जिसका हम यूज करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डन व चेक अडल्ट्रेंट ऑफ काउ मिल्क विद द बफेलो? तो उसका हम एल्कोहल का करते हैं, स्टार्च, पोटेशियम, आयोडीन, हंसा। तो हम मेनली करते हैं हंसा परीक्षण। हंसा परीक्षण के माध्यम से हम पता करते हैं कि भैया दूध में कहां कितनी मिलावट चल रही है, क्या चल रहा है दूध में। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या बोला हुआ है कि भाई साहब आपका लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। भाई किसमें लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा होती है? आपको पता है लैक्टोज, अभी जस्ट हम बात करके हैं इसका फॉर्मूला C12H22O11, ये लैक्टोज का फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट हम बात करके आए। ठीक है, तो बताओ फटाफट, इसका जो है मेनली सर्वाधिक मात्रा में किसमें देखने को मिलता है? काऊ में, सीप में, ह्यूमंस में, बफेलो में। तो लैक्टोज ह्यूमंस में, ध्यान रखना। जो ह्यूमंस आपका मिल्क है उसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है क्या? लैक्टोज।
करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका। देन नेक्स्ट बात करूं क्वेश्चन नंबर 17, इंपोर्टेंट है ऊपर वाला। खमीर स्त्रोत होता है, खमीर किसका स्त्रोत होता है? ईस्ट, ईस्ट मेनली किसका स्रोत है? विटामिन सी का? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कैसे होगा? शुगर का? ये कैसे हो सकता है भाई? खमीर शुगर कब से होने लगा? राइबोफ्लोविन या हार्मोन्स का? तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन का मेनली सोर्स माना जाता है ईस्ट, और राइबोफ्लोविन आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि राइबोफ्लोविन जो होता है इसका इसको बोलते हैं विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2 इसको हम बोलते हैं राइबोफ्लोविन को। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बताओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कंट्री? कौन सी ऐसी है वर्ल्ड में जो कि सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर रही है फिलहाल में? वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। देखो फर्स्ट पे तो आपका इंडिया ही है, क्योंकि पॉपुलेशन अपने यहाँ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली दूध हम पैदा ज्यादा करेंगे, है ना, तो इसका राइट आंसर आपका इंडिया हो जाएगा। बाकी सेकंड बात करूं, सेकंड में आपका यूएस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इंडिया इंडिया, पाकिस्तानी लोग बोलते हैं इंडिया इंडिया, तो इंडिया हो जाएगा। देन इसके बाद हम बात कर लेंगे यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसके अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हुए बैठे हैं और बड़े ही ओवर माइंडेड है, तो फिलहाल में अब चल रहा है। आप देखो इंडिया और यूएसए, तो ये सेकंड पे आता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में। और आपको याद रखना इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है लगभग लगभग आप देखोगे तो 230 मिलियन टन के आसपास मिल्क प्रोडक्शन करते हैं हम, 230-32 मिलियन टन के आसपास हम टोटली मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी फिलहाल के टाइम में, ठीक है। तो आपको ये चीजें जो है कुछ फैक्ट्स हैं इनको याद रखना है। चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय, जिसको बोलते हैं एनडीआरआई। एनडीआरआई कहां पे है? एनडीआरआई करनाल में है भाई साहब। कहां पे है? करनाल, करनाल हरियाणा। ये आपको ध्यान रखना है, एनडीआरआई है ना, बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज है मिल्क के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल में है, ठीक है। आपका पौधरोपण अनुसंधान संस्थान वो भी आपका कासरगोड केरल में है, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके दिल्ली में हैं, जिसमें आप चले जाओ एनडीडीबी, वो तो आनंद गुजरात में है, और एक होता है आपका एक एनडीआरआई हो गया, और जिसको बोलते हैं आईडीसी, सॉरी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, मैं वही सोचने की कोशिश कर रहा था, क्या होता है, एक होता है आईडीसी जिसको हम बोलते हैं इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन, यानी भारतीय जो है दुग्ध निगम लिमिटेड है आपका, दुग्ध निगम है, ठीक है। तो ये जो है मेनली आपका दिल्ली में इसका अनुसंधान है, ध्यान रखना केंद्र भारतीय दुग्ध निगम, आपसे कोई पूछे तो कहां पे है, वो न्यू दिल्ली में है ना। और ये लगभग लगभग आप देखोगे तो 1923 के आसपास स्टैब्लिश हुआ था, जहां तक मैं धुंधला धुंधला देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, 1923 के आसपास स्टैब्लिश हुआ था ये। तो आपको ध्यान रखना, केरला, न्यू दिल्ली में मैंने बता दिया। तमिलनाडु में भी कुछ आपके अनुसंधान संस्थान है, जैसे गन्ना का अनुसंधान संस्थान है एसबीआई, जिसको हम बोलते हैं शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट डिफरेंट डिफरेंट जगह है, और दिमाग में आ जाते हैं जब चीजें आ जाती हैं तो फिर बताने की इच्छा होती है, चलो आपको बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 20, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बफेलो? बफेलो की रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व बताओ भाई, क्या होता है भैंस के दूध का? 1.028, 1.032, 1.036, 1.024। तो देखो भैंस के दूध का जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो लगभग लगभग 1.032 के आसपास होती है, और गाय की आपकी लगभग लगभग 1.02 के आसपास होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन जो भैया पूछा हुआ है अपने से, इसमें अपन राइट आंसर क्या लगा देंगे? बी। भैंस के दूध में लगभग लगभग इतनी होती है रिलेटिव डेंसिटी, गाय के दूध में ये होती है, गाय भैंस, बोबेलस बोबेलस और आपका बॉस्टारस, बॉस इंडिकस, ये वैज्ञानिक नाम होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वैज्ञानिक नाम तो नहीं बोलेंगे, उनको जूलॉजिकल नेम बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कच्चे दूध को लगभग कितने घंटे तक सुरक्षित रखा जा सकता है? एक रूम टेम्परेचर की बात चल रही है, और रूम टेम्परेचर अपना वही 25 सेल्सियस के आसपास, 22-25, वही नॉर्मल सा आपका रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर में जो मेनली हम रखते हैं दूध को, कितने घंटे तक सुरक्षित रखा जा सकता है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर्स एंड कैन रॉ मिल्क बी स्टोरेज? तो लगभग लगभग आप कितने घंटे तक दूध को स्टोरेज करके रख सकते हो? तो हम 4 घंटे तक, कितने घंटे तक? 4 घंटे तक दूध को मेनली स्टोरेज करके हम रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको याद रखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 22, गाय से दूध निकालते समय अम्लता प्रतिशत होती है, व्हाट इज द एसिडिटी परसेंटेज व्हेन मिल्किंग अ काउ? गाय से जब हम दूध निकालते हैं तो उस टाइम पर कितना जो है अम्लता होती है दूध में, ठीक है। अम्लता जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, ध्यान रखना दूध फटता है, ये अपने दिमाग से मत निकाल लगा भैया अम्लता घट रही है वैसा वैसा, है ना, कुछ लॉजिक हम लगा लेते हैं। अम्लता जैसे इंक्रीज होगी दूध फटेगा, और अम्लता लगभग लगभग आपकी 0.30 से ऊपर जैसे ही जाएगी ना दूध फटने लगता है, कितना इससे ऊपर जाएगी दूध फटने लगता है। तो अप्रोक्सीमेटली जो गाय के दूध में अम्लता होती है वो लगभग लगभग 0.14 के आसपास जो है मेनली एसिडिटी आपके जो है दूध में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो
भैंस की आपकी 0.15 के आसपास। नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 23, दूध में पानी मिलाने से या उबालने से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई। दूध को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे या उबालेंगे, दूध में पानी मिलाएंगे या उबालेंगे या बसा निकालेंगे। ध्यान रखना कौन कौन सी बात चल रही है, यहाँ पे 3 बातें चल रही हैं। कितनी? 3। हम दूध को उबाल भी रहे हैं, या फिर हम दूध से पानी मिला दें, दूध में हम पानी मिला दें, या दूध को हम उबाल दें, या हम उससे बसा निकाल लें, क्रीम निकाल लें, तो उसके पीएच में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? एडिटिंग अ वाटर ऑफ मिल्क इन बॉइलिंग एंड रिमूविंग द फैट चेंज। तो फैट पर क्या फर्क पड़ता है? पीएच वृद्धि होगी, पीएच में कमी होगी, या पीएच पर कोई परिवर्तन ही नहीं पड़ेगा? कैसे नहीं पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा। फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट से बहुत सारी चीजों में परिवर्तन पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पे पैच जो है पीएच में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। सीधी सीधी सी बात है, यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पीएच में क्या होगी, पीएच आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर हम बसा निकाल लेंगे, उबाल देंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रति व्यक्ति दूध प्रतिदिन उपलब्धता सबसे ज्यादा कहां पे? ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे भाई साहब प्रति जो है दूध की उपलब्धता सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा वो कौन सा स्टेट है? आप उत्तर प्रदेश मत लगा क्या ना, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ दूध का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो ये स्टेट नहीं होगा, अपना होगा पंजाब। पंजाब में मेनली प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा दूध की उपलब्धता है, लगभग 1241 ग्राम पर डे। ध्यान रख लो, ठीक है, लिख लो अगर ये फैक्ट्स आपको नहीं पता है तो काम आएगा शायद, ठीक है, जैसे कि मेरा काम आ रहा है आपको बताने के लिए। तो 1241 ग्राम पंजाब हो गया। दूध प्रोडक्शन में आपको पता है आपका जो है उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आता है। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, बसा की सबसे ज्यादा मात्रा। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, वो थोड़ा सा कट ऑफ मेंटेन करता है ना, तब बसा की सबसे ज्यादा मात्रा हो जाती है। विच इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फैट। हाईएस्ट अमाउंट फैट किस में देखने को मिलता है? सील ग्रे में, व्हेल मछली में, या गधी के दूध में, या हिरण यानी डियर में। तो बताओ किसके मिल्क में आपको जो है सबसे ज्यादा परसेंटेज देखने को मिलता है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो एक सीलग्रे आपका जानवर होता है, उसमें सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज देखने को मिलता है, लगभग लगभग 53.4% के आसपास। ध्यान रखना सीलग्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग लगभग 53.4 के आसपास आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये मेनली देखने को मिलता है। बाकी आपसे वेल का कोई पूछ ले तो वेल का 34.8 के परसेंटेज के आसपास आप देखोगे, ठीक है। आपसे कोई गधी का पूछ ले तो गधी का भी आपको ध्यान रखना है, लगभग लगभग कितना 19.7% के आसपास इसमें फैट देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी हिरण का भी लिख लो, हिरण का लगभग लगभग आप देखोगे 20% के आसपास। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सीलग्रे 53.4, वेल 33.48 और 20% के आसपास आपका हिरण में फैट परसेंटेज देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान समय में एनडीडीबी के चेयरमैन कौन है भाई? एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो आपका है, इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? एनडीडीबी की चेयरमैन दिलीप रथ हुआ करते थे, अभी नहीं है। मीना शाह, आर राजीव या सत्यम सिंघा। तो देखो एनडीडीबी के जो चेयरमैन है, आप यहाँ पे सर्च करोगे, फिलहाल में मेरे को पता है, बट मैं अगर सर्च करूंगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग में नॉलेज हो जाएगा। एनडीडीबी चेयरमैन मीना साहब है अपने, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं है, पता है, थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। डॉक्टर मीनेश शाह सी शाह करके हैं, जो कि अभी फिलहाल में एनडीडीबी के चेयरमैन है, ये ध्यान रखना है। बाकी देखो ऑप्शंस आपको बता दूं, मैंने अमन जस्टिस के बारे में बात की थी। अच्छा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, ये इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्दर जो भी अपडेट्स है वो आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो देखो मैं बात कर रहा था अभी मीनेश शाह आपके क्या वर्तमान में क्या है, अभी चेयरमैन है। पहले आपके दिलीप रथ हुआ करते थे, वर्षा जोशी हुआ करते थे। तो ये जो कुछ नाम है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, दूध का वितरण होना चाहिए, दूध का वितरण किन में होना चाहिए? बताओ दूध का हम वितरण करेंगे तो मेनली किन में करेंगे? ऑप्शंस ये है, ओपन स्टोव में। भाई दूध में हम वितरण ओपन में क्यों करेंगे, सीधी सी बात है, ये तो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। सील बंद बोतलों में करेंगे या सील बंद पॉलीथिन या पैकेट द्वारा करेंगे? तो बताओ दूध का हम मेनली क्या करेंगे? हम बिल्कुल यहाँ पे बी और सी की साइड जाएंगे। हम क्या करेंगे, बोतलों को सील बंद, दूध को सील बंद में बेचेंगे या फिर पॉलीथिन में बेचेंगे जो सील बंद है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, दूध को हम ऐसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा हुआ 28 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक वसा वाली दूध किस नस्ल की गाय को पाया जाता है? अत्यधिक वसा जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जाना है अपने को। विच ब्रीड ऑफ काउ हैज हाईएस्ट फैट मिल्क? तो देखो मिल्क का जो फैट परसेंटेज है, बेसिकली आपको बता दूं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जर्सी की साइड जाएंगे, क्योंकि जर्सी में लगभग लगभग 5% के आसपास फैट होता है और गिर में लगभग 4.5 के आसपास होता है, ठीक है। बेसिकली आपसे कोई पूछे, देखो साहिवाल आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाली गाय की नस्ल है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कौन करती है? तो वो करती है एचएफ, हॉल्स्टीन फ्रीजियन आपका सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाली जो है
आपकी गाय की नस्ल है और ये आपका मेनली हॉलैंड की है। कहाँ की है? हॉलैंड की है। आपको ध्यान रखना है। जर्सी आपकी इंग्लिश चैनल इंग्लैंड के आसपास का जो रीजन है वहां से है। गिरका आपको बहुत अच्छे से पता है और सिंधी, ठीक है। तो ध्यान रखना, साहिवाल आपका वही पाकिस्तान वाला एरिया, मोंटगोमरी पंजाब सिंध वाला एरिया, तो वहां पे मेनली साहिवाल देखने को मिलती है। इंडिया में बहुत अच्छी है ये भैंस गाय की नस्ल जो कि हाईएस्ट लेवल पर मिल्क प्रोडक्शन करती है। बाकी आपको ध्यान रखना है। मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता दिया। चलो, बाकी बहुत सारी नस्लें होती है यार, करन स्विस, करन फ्रीज, इनके आपको ध्यान रख लेना है। करन फ्रीज, करन स्विस कितना प्रोडक्शन करती है। देखो एमपीपीएससी एग्जाम में पढ़ना तो पड़ेगा, तो इन चीजों को पढ़ लेना, ठीक है। मैंने पढ़ा हुआ है तो चीजें थोड़ा सा दिमाग में है, सहूलियत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूं तो दूध में किस तत्व की अपेक्षाकृत मात्रा कम होती है? विच एलिमेंट इज द रिलेटिव मिल्क? मतलब ये पूछा हुआ सिंपली, दूध में ऐसा कौन सी चीज है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिस जो बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम होता है रेयरली। तो विटामिन होते हैं, कैल्शियम तो होता ही होता है, लेकिन आयरन नहीं होता। आयरन की सबसे ज्यादा कमी होती है। विटामिन सी आपको ध्यान रखना, ए तो दूध में पाया जाता है, लेकिन जो है दूध में सबसे ज्यादा कमी होती है विटामिन सी की, ठीक है। क्योंकि विटामिन सी आपको पता है यार, ऑब्वियसली खट्टी चीजों में देखने को मिलता है। देन आयरन की बहुत कमी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 29 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे पूछा हुआ है कि 30 नंबर क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग मेड ऑफ, यानी दूध किससे निर्मित होता है? तो बताओ दूध किससे निर्मित होगा? पानी से, फैट से, एसएनएफ से? बिल्कुल ऑल चीजों से दूध बनता है। तो ऐसा तो है नहीं घर पे सिर्फ पानी से दूध बन जाएगा भाई, दूध अपनी सब चीजों से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या बोला हुआ है कि निम्न में से सरकारी डेयरी, जो सरकारी आपकी डेयरी होती है, आपने देखा होगा सरकारी डेयरी, उनमें से बहुत सारी डेयरियां हैं मध्य प्रदेश में, और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे डेयरी अलग अलग होती है। इंटरनेशनल होती है, जैसे नेस्ले वगैरह हो गया तो इंटरनेशनल डेयरीज है ना। नेशनल डेयरीज होगी, जैसे अमूल आपकी नेशनल डेयरी है, ठीक है। फिर आपके इसके बाद स्टेट लेवल पे आओगे, फिर कॉर्पोरेशन लेवल पे भी डेयरीज पाई जाती है। तो डेयरी अलग अलग होती है। तो निम्न में से सरकारी डेयरी है कौन सी है? गवर्नमेंट डेयरी कौन सी है? अमूल डेयरी, नंदिनी, सांची एंड मदर डेयरी। बताओ फटाफट। आपने नाम सुना होगा बहुत सारी डेयरीज का, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट डेयरीज बहुत कम है। तो देखो मदर डेयरी जो आपकी है ये गवर्नमेंट डेयरी है, गवर्नमेंट डेयरी है मदर डेयरी, याद रखना आप, ठीक है। बाकी आप देखो अमूल जो आपकी है ये कॉर्पोरेटिव डेयरी है, नंदिनी आपकी कॉर्पोरेटिव है, सांची एक कॉर्पोरेटिव डेयरी है, गवर्नमेंट डेयरी नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी दिल्ली मिल्क योजना करके एक डेयरी है, दिल्ली मिल्क योजना, ये भी आपकी जो है गवर्नमेंट डेयरी की कैटेगरीज में आती है, लिख लेना दिल्ली मिल्क योजना, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 32, हमारे देश में कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत सीधा उपभोग किया था? सीधा उपभोग का मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज कंज्यूम डायरेक्टली इन अवर कंट्री, मतलब सीधा पी रहे हैं भाई साहब, दूध निकला, थोड़ा बहुत पानी मिलाया, मिलावट करी, देन हम सीधा पी गए। तो हमारे देश में जो है सीधी सिंपल सी बात, सबसे ज्यादा दूध का कितने परसेंट दूध का जो है सीधा पिया जाता है? तो ध्यान रखना, लगभग 45 से 46% दूध को भाई साहब हमारे यहाँ सीधा कंज्यूम करते हैं। और आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध कहाँ पे मिलता है? तो मुरैना में। और यहीं पे ऐसा फैक्ट कहा जाता है कि मिलावट भी यहाँ पे बहुत होती है दूध की। ऐसा मेरे दोस्त लोग मुझे बताते हैं कि दूध की मिलावट वही मुरैना में बहुत ज्यादा होती है। और ये देखोगे आप मेनली तो मुरैना में सबसे ज्यादा दूध प्रोडक्शन भी यहीं पे होता है मुरैना में, ठीक है। लगभग 45 से 46% के आसपास। बाकी आप देखोगे इन जनरल भाई साहब जो हमारा 54 से 55% दूध है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हम इस दूध का क्या करते हैं? हम इस दूध का भैया सीधा करते हैं रबड़ी बना लेते हैं, हम मावा बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको थोड़ा मिठाई उठाई का स्वाद लेना पड़ता है तो हम रबड़ी मावा भी बना डालते हैं। चलो भैया हम ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का राइट ये हो जाएगा राइट आंसर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हिमीकृत दुग्ध उत्पाद, हिमीकृत मतलब जमा हुआ, व्हाट इज द फ्रोजन मिल्क प्रोडक्ट्स? अब आप क्रीम के साइड मत चले जाना क्योंकि वहां पे आइसक्रीम नहीं लगा हुआ है, सिंपल सा, ठीक है। तो सॉफ्टी आपने देखी होगी जमी होती है, वो फ्रोजन होती है, हिमीकृत होती है। अगर ऑप्शन में आइसक्रीम दिया होता तो भाई साहब हम वहां भी चले जाते। अगर ऑप्शन में आइसक्रीम दिया होता तो हम सीधे सिंपल क्या करते, हम वहां भी चले जाते, बट ऑप्शन में आइसक्रीम नहीं है तो हम वहां नहीं जाएंगे। कुल्फी भी दिया होता तो कुल्फी की साइड चले, क्योंकि ये फ्रोजन कैटेगरीज में आता है। तो ये आंसर नहीं होता था। योगर्ट का मतलब आपको पता है दही होता है, योगर्ट, दही, मैं यही लिख रहा था, उसको बोलते हैं दही, कर्ड, है ना। चलो ध्यान रखना, ठीक है। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम चलते क्वेश्चन नंबर 34 की साइड। 34 की साइड चलेंगे तो खोवा या मावा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द लीडिंग इन खोवा और मावा प्रोडक्शन? ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि खोवा और मावा के प्रोडक्शन में लीडिंग माना जाता है, अग्रणी है? तो आपको पता है दूध जहां पे होगा खोवा वहां पे बनेगा। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अपना दूध सबसे ज्यादा होता है, तो यहीं पे आपका सबसे ज्यादा क्या चलेगा, आपका खोवा या मावा बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट हम चलते क्वेश्चन नंबर 35, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। रबड़ी में बसा प्रतिशत, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है फूड में। तो रबड़ी जो आपने देखी होगी, रबड़ी
कढ़ाई में आप जब तक दूध को गर्म करते रहते हैं, परत निकालते रहते, साइड करते रहते, वो होती है रबड़ी, आपने देखा होगा। तो रबड़ी जो ऑलरेडी, रबड़ी में कितने परसेंट फैट होता है, फटाफट बताओ। रबड़ी में कितने परसेंट फैट होता है? 15%, 20%, 25% या 30%? कितने परसेंट के आसपास रबड़ी में फैट देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लगभग 20% के आसपास आपको रबड़ी में फैट मिलेगा, और नमी परसेंटेज लगभग 28 से 30% के आसपास नमी मिलती है। ये कई बार पेपर में पूछा हुआ, तो 28 से 30% आपकी रबड़ी में नमी देखने को मिलती है, अपने को ध्यान रखना है। ओके, देन ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, छेना बनाने के लिए सर्वोत्तम दूध कौन सा है? भाई हमको छेना बनाना है, ठीक है, छेना, हमारा मन है रसगुल्ला खाने का, हमको छेना बनाना है, तो उसके लिए ऐसा कौन सा दूध है जो कि सबसे बेस्ट माना जाए? किसका दूध माना जाएगा? विच मिल्क इज कंसिडर्ड द बेस्ट मिल्क ऑफ मेक अ छेना? छेना बनाना है तो गाय का दूध अच्छा होगा, भैंस का दूध अच्छा होगा, बकरी का दूध अच्छा होगा या भेड़ का? तो छेना बनाने के लिए मेनली किसका दूध बहुत बेस्ट माना जाता है? तो गाय। गाय का क्या होता है? दूध हल्का होता है, ठीक है, इसीलिए हम मेनली इसका यूज करते हैं। गाय का जो है छेना बनाने के लिए हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और भैंस का खोबा बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ध्यान रखना आप लोग, है ना, छेना और खोबा। देन आपको पता ही होगा बकरी का जो है दूध कैसा होता है। आपसे पूछ रहा हूं, बकरी का दूध कैसा होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है? ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो अब बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, कैसा दूध होता है बकरी का। देन क्वेश्चन नंबर 37, दही बनाने में उपयोग जामन की अम्लता होनी चाहिए। जामन, दही बनाते हैं, जामन का मतलब होता है जो हम कुछ डालते हैं ना दूध को फाड़ने के लिए कि भाई ये दही बन जाए, दही में इंक्लूड हो जाए, उसमें अम्लता पूछी यानी एसिडिटी पूछी है। व्हाट इज द शुड बी अ एसिडिटी ऑफ ग्राउंड यूज्ड इन मेकिंग कर्ड? कर्ड बनाने के लिए हम जामन का उपयोग करेंगे, तो उसमें एसिडिटी कितनी होनी चाहिए? 0.4, 0.4 या 0.6%, 0.7 से 0.8%, या 0.10 से 14 से 0.16 के आसपास? कितना परसेंटेज अपने को इन जनरल इसमें देखने को मिलता है? फटाफट बताओ अगर आपको पता है। बाकी देखो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, लगभग 0.7 से 0.8% के आसपास, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, एवरेज, ठीक है। दुग्ध चूर्ण, आपने पढ़ा होगा, दुग्ध चूर्ण देखा होगा, दुग्ध चूर्ण में नमी परसेंटेज पूछी हुई है, तो शुड बी मिल्क पाउडर कितना होगा? मॉइस्चर 3%, पाउडर है भैया, तो पाउडर में 3% होगा। इसकी बहुत सारी मेथड्स होती है, ड्रम हेड विधि होती है, फुआरा शुष्कन विधि होती है, बहुत सारी मेथड्स है दुग्ध चूर्ण बनाने की। बहुत सारी तो नहीं कह सकते, 2 मेथड्स दुग्ध चूर्ण बनाते हैं, जिससे हम, है ना, टेम्परेचर हाई करके दूध का फुआरा करते हैं, तो उससे पपड़ी जम जाती है, फिर हम उसका पाउडर बनाते हैं। ऐसी सारी फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्रीम को पकाने का मुख्य उद्देश्य? पकाने का मतलब जामन डालना, ठीक, सिंपल सी बात। क्रीम को पकाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है अपना? द मेन पर्पस ऑफ कुकिंग द क्रीम, तो जामन मिलाने की मक्खन में जीवाणु की संख्या नियंत्रित रखना, बसा प्रतिशत को बढ़ाना, इंक्रीज द फैट परसेंटेज। ये तो किसी बेतुकी की बात है, भैया हम जामन फैट परसेंटेज बढ़ाने के लिए तो नहीं डालेंगे, ठीक है। अच्छी सुबास वाला मक्खन प्राप्त करना, बिल्कुल हम जामन इसलिए डाल रहे हैं कि हमको अच्छी सुबास वाला मक्खन प्राप्त हो, हम इसलिए डाल रहे हैं, ध्यान रखना आपको। गेटिंग, क्योंकि उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, चला गया ऑप्शन। गेटिंग गुड फ्लेवर फॉर बेटर, हम जामन इसलिए डालते ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा हो। सी क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से मक्खन में अच्छी सुबास और सुरभि पैदा करने वाला बैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेटर हैज गुड एरोमा एंड एरोमेटिक बैक्टीरिया, जो कि मक्खन में अच्छी सुबास और मिठास पैदा करे, वो कौन सा बैक्टीरिया है? आपने बैक्टीरिया बहुत सारे पढ़े होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस, साइट्रोबोरस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरोस, या उपरोक्त सभी। तो देखो स्ट्रेप्टोकोकस जो साइटोबोरम है, ये मेनली क्या करता है? स्ट्रेप्टोकोकस साइट्रोबोरम, ये मेनली अच्छी सुबास प्रदान करता है। 40 का ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये मेनली बहुत अच्छी सुबास प्रदान करने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बटर हैज गुड एरोमा एंड एरोमेटिक बैक्टीरिया? देन क्वेश्चन नंबर 41, मक्खन की रखरखाव क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मक्खन, व्हाट आर द यूज ऑफ इंक्रीज द मेंटेनेंस कैपेसिटी ऑफ वाटर? बेकिंग सोडा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, या बेंजोइक अम्ल, या नमक? हम किसका यूज करते हैं अगर हमको मक्खन की रखरखाव क्षमता बढ़ानी, मक्खन लॉन्ग टाइम तक चले थोड़ा सा, तो हम नमक का यूज करते हैं मेनली, ठीक है। हम साल्ट यूज करते हैं, जो कि लगभग 2% के आसपास है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसलिए बोल रहा हूँ 2% के आसपास, या ऑप्शन में 1.5 भी दिखे तो भी आपको 1.5 के पास चले जाना, ठीक है, कि भाई साहब हम आपको लगा रहे हैं। चलो नेक्स्ट, ये भी आपका जो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, हम मेनली जैम जेली बनाते हैं, उनमें परीक्षण के रूप में इसका यूज भी करते हैं, बेंजोइक अम्ल का भी करते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें। खाने वाली क्रीम में बसा प्रतिशत, खाने वाली क्रीम भी होती है ना। डज ईटिंग क्रीम इज फैट परसेंटेज, कितना होता है खाने वाली क्रीम में? फैट परसेंटेज कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 42, तो लगभग 20 से 25% के आसपास आपके खाने वाली क्रीम में फैट परसेंटेज देखने को मिलता है। आपने नाम सुना होगा, डिफरेंट क्रीम्स होती हैं,
टेबल क्रीम, बेकिंग क्रीम, बहुत सारी क्रीम्स होती है डिफरेंट डिफरेंट, है ना, तो ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, चीज, पनीर की बात चल रही है। पनीर कैसा बनाते हैं? डू यू मेनली कोगुलेट मिल्क टू मेनली चीज, यानी जो है चीज बनाने के लिए मुख्यतः क्या करते हैं हम, दूध को क्या करते हैं पनीर बनाने के लिए, गर्म करते हैं क्या, अम्ल एसिड द्वारा या किण्वन द्वारा या सभी के द्वारा? तो मेनली हम देखो एसिड डालते हैं तब जाके पनीर बनता है, दूध फटेगा, है ना, तो वो सारी चीजें गर्म करके। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, किण्वन के द्वारा नहीं बनती है, मेनली अम्ल एसिड हम करते हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। मेनली आप देखो क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक धातु वाले मक्खन मथने के यंत्र निम्न में से किस धातु के बने होते हैं? जो आधुनिक मक्खन मथते हैं, मथने वाली जो मशीन्स होती है वो मेनली धातु होती है जो बनते हैं, वो उसमें कमी क्या होती है ये पूछा हुआ है। तो बताओ, सफाई करने में कठिनाई होती है? नहीं, सफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। भाप से संक्रमण संभव नहीं है, या देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कम ऊष्मारोधी क्षमता, इनकी जो है इसमें मेनली कमी है कि इनकी ऊष्मारोधी क्षमता जो है बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 44 का सी राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन सब आते हैं तो थोड़ा टफ बनता है पेपर। देन क्वेश्चन नंबर 45, पनीर में प्रोटीन होता है, डज पनीर है प्रोटीन? बताओ पनीर में प्रोटीन कितना होता है? 10 से 20%, 5 से 10%, 30 से 35% या 22 से 26% के आसपास। तो लगभग 22 से 26% के आसपास आपका क्या होता है, पनीर में प्रोटीन देखने को मिलता है। अच्छा खासा प्रोटीन होता है पनीर में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 46, गाय के दूध में मानक वसा प्रतिशत होती है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फैट इन काउ मिल्क? बताओ कितना होगा? तो देखो फैट जो होता है लगभग लगभग 3.5% के आसपास फैट होता है, और 8.5% के आसपास आपका एसएनएफ देखने को मिलता है, एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट देखने को मिलता है। ठीक है, भैंस के दूध में कितना फैट देखने को मिलता है मानक? तो 6% के आसपास, और 9% के आसपास उसमें एसएनएफ देखने को मिलता है, तो ये लिख लेना। देन क्वेश्चन नंबर 47, ताजी दही में अम्लता होती है, जो ताजा दही होता है एकदम फ्रेश, उसमें अम्लता कितनी होती है? 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 0.7, एवरेज अपने को जाना है, तो बी क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर 8, आइसक्रीम में जिलेटिन प्रतिशत, जिलेटिन के बिना आइसक्रीम भैया जम नहीं सकती है, ध्यान रखना, जिलेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है आइसक्रीम को जमने के लिए। तो जिलेटिन आइसक्रीम में जिलेटिन परसेंटेज कितना रखेंगे हम? 48 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर 0.30 से 0.50 के आसपास हम जिलेटिन रखेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, पीएफए के अनुसार आइसक्रीम में वसा की मात्रा, व्हाट इज द फैट कंटेंट इन आइसक्रीम अकॉर्डिंग टू पीएफए? पीएफए आपको पता है एक बॉडी है, 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है, अडल्ट्रेंट को, मिलावट को पता करने के लिए। तो इसमें जो है पीएफए के अनुसार आइसक्रीम में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग लगभग कम से कम 5%, एटलीस्ट 5% होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 5% तक। ए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आइसक्रीम का जमना स्टेबलाइजर पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। तो निम्न में से किस स्टेबलाइजर का हम उपयोग करेंगे? हम किसका उपयोग करेंगे बताओ भाई? पीतक, अकेसिया, जिलेटिन, हम सभी का उपयोग करेंगे। हम जिलेटिन तो पढ़ के ही आए हैं, बट हम इसके साथ साथ अकेसिया, अकेसिया आप एक पौधा होता है जिसमें गोंद निकलती है, ठीक है, तो वो उसका भी हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का डी आंसर हो जाएगा, हम पीतक का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये टोटली आप देखोगे आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और भी क्वेश्चंस हैं, बट अभी 50 क्वेश्चन ही अपन रहने देते हैं। अगर आपको सीरीज पसंद आती है तो हम अगला क्वेश्चंस और क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपको कैसा लगा आप अपने रिव्यू जो है मुझे दीजिएगा, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। मैंने ट्राई किया है कि आपको कुछ एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।